हेलो एवरीवन। पिछली वाली वीडियो में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन किया था, समझा था कि क्या पार्टिकल्स होते हैं, क्या सिस्टम होते हैं, क्या इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स होते हैं, मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। बहुत कुछ डिटेल में पढ़ा था। आखिरकार समझा था कि क्या किसका क्या मतलब है। यहाँ हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास के बारे में, थोड़ा बहुत सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सबसे आसान और प्यारी सी डेफिनेशन लिख लो। सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास द पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसेंट्रेट फॉर डिस्क्राइबिंग इट्स ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन जानते हो, जो जो भी इक्वेशन तुमने पढ़ी होंगी, लॉ ऑफ मोशंस पढ़े होंगे सारे, उन पे वर्क करने के लिए हमने एक देखो मैंने आखिरकार कैसे समझा था कि सेंटर ऑफ मास एक प्रकार का पॉइंट है, वो पॉइंट जहाँ पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड होता है। मान के चलते हैं, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसका सेंटर ऑफ मास ये है। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमने 250 ग्राम है, तो जब हमने इसका देखा कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो इसका मतलब है कि हम मान के चलते हैं कि सारा जो 250 ग्राम है वो यहाँ कंसंट्रेटेड है। ये थोड़ा बहुत समझने के लिए इतना था। पहली बात है, सेंटर ऑफ मास एक प्रकार का हाइपोथेटिकल पॉइंट है। ऐसा कुछ रियली में नहीं हो सकता है कि इतनी सी बॉडी और उसका सारा मास एक जगह कंसंट्रेटेड होता। वो तो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट हम इसलिए लाए ताकि हम क्या समझ सकें, ट्रांसलेटरी मोशन किसी ऑब्जेक्ट का। जैसे जैसे हमने माना कि ये सेंटर ऑफ मास है, इस पे अगर हमने इस लाइन ऑफ एक्शन में सेंटर ऑफ मास में लगाया, तो अगर मान लो हमने एफ फोर्स लगाया है, तो जो एफ इक्वल टू तुम एम में भी पढ़ते आ रहे थे ना, सिंपल सा इस पर अप्लाई करना, बहुत कैलकुलेशन बहुत तुम्हारा आसान हो जाएगा सब कुछ समझने में, उसमें है। आखिरकार फील्ड मैंने कैसे लिया, कि कैसे होता है कि सेंटर ऑफ मास क्या है। देखो सेंटर ऑफ मास बेसिकली से मान लो ये हमने ऑब्जेक्ट लिया, यूनिफॉर्म हमने क्या ली, एक रॉड ली है, तो हमने ऐसे मान लो ये यूनिफॉर्म एक पेन है, तो हमने बैलेंसिंग करके देखा कि इसका पेन यहाँ बैलेंस हो रहा है, एक पॉइंट पे बैलेंस हो रहा है। तो मान के चलते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है। जैसे मान लो हमने इसको बैलेंस करके देखा, तो हमने इसको लगाया और देखा कि इस पॉइंट के अबाउट ये बैलेंस हो गया, कि बिल्कुल कहीं भी नहीं जा रहा, ना इस साइड झुक रहा है ना उस साइड झुक रहा है। तो मान के चलते हैं कि सेंटर ऑफ मास है। जैसे मान लो अगर इतने पोर्शन का कितना मास है, हमने मान लिया है 5 kg, तो इतने पोर्शन का भी मास 5 kg ही होगा। क्या समझे कि अगर हम सेंटर ऑफ मास के जो सेंटर ऑफ मास है, अगर उसको हम बीच से कट करते हैं, इसका मतलब है कि जितना मास इस साइड है उतना ही मास इस साइड है। जैसे हम मान के चलते हैं कि अगर मान लो तुम्हारे पास एक सर्कल है, एक प्लेट है, थाली है, उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है। तो अगर मान लो इस पे हम ऐसा डायमीटर ड्रॉ करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि जितना मास इस साइड है ना, उतना ही मास इस साइड भी है। ये दूसरा, जैसे मान लो एक इस तरह की कोई लकड़ी का टुकड़ा है, सॉलिड कोन टाइप का है। हमने देखा कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, कहाँ है, यहाँ है। इसको हमने बैलेंस किया तो यहाँ हो गया है। तो इसका मतलब है कि अगर मान लो इसको हम ऐसे देखते हैं, ऐसा, तो जितना मास इस साइड है ना, उतना ही मास इस साइड भी है। ये है सेंटर ऑफ मास का। थोड़ा थोड़ा बेसिक क्लियर होता जा रहा होगा। लेकिन फिजिक्स में तुम्हें ऐसे पढ़ना है, जो 11th क्लास के स्टैंडर्ड से जेईई मेंस IIT इन सब में क्वेश्चन जो आएंगे, कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहाँ किसी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड होता है। वो पॉइंट जहाँ किसी बॉडी का मास एक जगह जितना होता है, उसको कहते हैं सेंटर ऑफ मास। मुझे पता है कि थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है, ज़्यादा नहीं, एक इस डेफिनेशन को कई बार रिपीट करना, आराम से समझ में आ जाएगा। तो जैसे अब हम सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, इम्पोर्टेंट ये है। जैसे मान लो हमारे पास एक कैप ए रही, एक कैप ए रही। इस ग्रीन जो कैप है, देखो ग्रीन जो कैप है उसका मास है 10 kg, 10 ग्राम। और जो ये वाली कैप है ऑरेंज, इसका मास है 15 ग्राम। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों के जो बीच की दूरी है, ओ से लेके जी तक की दूरी हमने मान ली कितनी है, 5 मीटर। कितनी मान ली है, 5 मीटर।
तो एक प्रकार का क्या सिस्टम बन गया कि नहीं। अब हमें क्या निकालना है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। देखो जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इन दोनों का क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास हम कैसे निकालते हैं, देखो सेंटर ऑफ मास निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, RCM इक्वल टू m1। देखो रुको, उससे पहले मैं तुम्हें कोऑर्डिनेट का थोड़ा ज्ञान देता हूँ ताकि तुम्हें सिस्टम समझ में आता जाए। अब देखो अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम की क्यों ज़रूरत पड़ी। अब तुम जानते हो कि इसे सेंटर ऑफ मास को जनरली CM से रिप्रेजेंट करते हैं। CM एक टाइप का पॉइंट है, तुमने कहा वो पॉइंट जहाँ सिस्टम का मास कंसंट्रेट होता है। मान के चलते हैं कि जितना भी पूरा सिस्टम का मास है वो सेंटर ऑफ मास पे होता है। तो एक पॉइंट है। अब तुम ये मान लो एक पॉइंट है, क्या ये पॉइंट है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि पॉइंट कहाँ है, तुमको कोई ऐसे क्या हवा में तीर चला दें, क्या ऐसे क्या हवा में तीर चला दें, आखिरकार ये पॉइंट किसी ना किसी की रेफरेंस में तो होगा। जैसे मान लो, अगर मान लो एक पॉइंट है, तुम कहोगे कि ये पॉइंट इसके, जैसे देखो ये वाला तुम एक पॉइंट मान लोगे, तुम मान लो ये माना तुमने, ये ग्रीन कैप है, तुम कहोगे ग्रीन कैप के राइट साइड एक पॉइंट है। अगर मैं इस कैप को रेफरेंस मान के चलता हूँ, अगर मैं इस कैप को रेफरेंस मान के चलता हूँ तो मैं कहूँगा कि ये जो पॉइंट मैंने ड्रॉ किया है ये इसके लेफ्ट हैंड साइड है। तो आखिरकार जब भी कोई पॉइंट या कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ रेफरेंस चाहिए पड़ता है। हमने क्या कहा है कि हमारे पास ये दो कैप हैं, ये रही, इसका है 10 ग्राम और इसका है 15 ग्राम। तो हम क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा ड्रॉ कर देंगे। क्या कर देंगे, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर देंगे। ये रहा इसका ओरिजिन, ये रहा इसकी वाई एक्सिस, ये रही इसकी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। अब मान के चलते हैं कि यहाँ से लेके इसका हम कोऑर्डिनेट पॉइंट भी लिखे देते हैं। इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट है 2,5 और इसके कोऑर्डिनेट हैं 7,3। सिंपल सी है। तो हम क्या कहेंगे कि जो ए है, ऑरेंज वाली कैप है, वो यहाँ से 3 ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, 3। अगर मान के चलते हैं कि हमें ये सब मीटर में लेके चलते हैं, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। और इस एक्सिस से 7 दूर है। यही ऐसी तो बनता है कि नहीं सिस्टम। बहुत कोई अभी फिजिक्स का कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिंपल सा मैं तुम्हें मैथ पढ़ा रहा हूँ कि आगे कैसे होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैंने ओरिजिन वो क्या पढ़ाया था तुम्हें, वेक्टर पढ़ाया था। थोड़ा बहुत वेक्टर की भी समझ होगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के वेक्टर को बोला हमने R2 वेक्टर, और यहाँ से लेके यहाँ तक के वेक्टर को बोला हमने R1 वेक्टर। इसका नाम रख दिया हमने P1, इसका नाम रख दिया हमने P2। और इन दोनों के अगर लाइन जॉइन करते हैं तो इन दोनों के बीच में ही ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। तो मान के चलिए सेंटर ऑफ मास ये है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमने लाइन जॉइन करी है, इस पॉइंट को बोलेंगे C। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वेक्टर, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे RCM। इसे क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास। देखो R मतलब वेक्टर है एक प्रकार का, सेंटर ऑफ मास क्यों आ रहा है, CM आ रहा है इस पॉइंट की वजह से। देखो चाहे R1 हो, चाहे R2 हो, चाहे RCM हो, ये तीनों पोजीशन वेक्टर हैं। पोजीशन वेक्टर क्यों हैं, क्योंकि इन तीनों का रेफरेंस हम कहाँ से मान के चल रहे हैं, सेंटर से मान के चल रहे हैं। तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए सिंपल सा है कि RCM इक्वल टू होता है, देखो इसके मास को मान लेते हैं M1, इसके मास को मान लेते हैं M2, जनरल लिख लेते हैं। M1 देखो M1 R1 प्लस M2 R2 वेक्टर, और डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं M1 प्लस M2।
जो इस पॉइंट को समझने की ज़रूरत है, जो न्यूटन लिखते हैं ना, ये लिखते हैं हम टोटल मास ऑफ द सिस्टम। इतनी सी बात समझना कि टोटल मास ऑफ द सिस्टम लिखते हैं। बाकी तुम्हें बहुत कुछ क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल कराएंगे तब और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आखिरकार तुम्हें क्या याद रखना है कि सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं और किसकी हेल्प से। कहीं कहीं तुमने देखा हो कि XCM बोलते हैं, कहीं YCM बोलते हैं, कहीं ZCM बोलते हैं। चलो हम बता देते हैं। जैसे देखो, यहाँ हमने दो एक्सेस हैं, X एक्सेस और Y एक्सेस, अभी Z एक्सेस नहीं लिया। अगर X एक्सेस के रिप्रेजेंट हम कैसे निकालते हैं, देखो XCM हम कैसे निकालेंगे। देखो हमने क्या लिया है, M1 और देखो और X1 प्लस M2 X2 अपॉन M1 प्लस M2। M1 प्लस M2 को कई जगह M भी लिखते हैं, M मतलब मास ऑफ द सिस्टम। देखो हमने क्या बोला है कि यहाँ से है तो M1 और X कोऑर्डिनेट कितना है 2, M1 इंटू 2 प्लस फिर क्या लिखा है M2 और फिर यहाँ कोऑर्डिनेट कितना है 7, ये रहा M1 प्लस M2। तो ये सिंपल से तुम्हारा ये आंसर निकल आएगा। इसको अगर कोई सॉल्व करना चाहे तो 2 इंटू M1 की वैल्यू कितनी है 10 प्लस M2 की वैल्यू 15 इंटू 7 20 प्लस 15 सत्ते 105 अपॉन 10 प्लस 15 25 125 अपॉन 25। तो इसका मतलब इसका आंसर कितने आ रही 5। तो RCM की वैल्यू XCM की वैल्यू पता है कितनी है 5। तो हम क्या ढूंढेंगे आखिरकार 5 कोऑर्डिनेट कहाँ है। देखो अगर ये 7 है तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ 5 होगा। ऐसे हम YCM में भी निकालेंगे, सेम टू सेम प्रोसेस करेंगे। YCM में M1 Y1 M2 Y2 अपॉन M1 प्लस M2। M1 कितना है 10, Y1 कितना है Y1 है 5 प्लस M2 कितना है 15 और क्या बोलते हैं Y2 कितना है तो तुम कहोगे 3 अपॉन 10 प्लस 15 25 हो जाता है। देखो 10 इंटू 5 प्लस 50 और हमें कहेंगे 45 95 अपॉन 25। तो अगर इसे करोगे तो बहुत सिंपल सा हम लोग ए निकाल लेंगे। जब तुम 95/25 करोगे तो अप्रोक्स इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 के आसपास आ जाएगी। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू आ रही है कितनी 5, इसकी वैल्यू आ रही है 4। तो अगर हम कहें कि इस कोऑर्डिनेट को अगर तुम इस पे शो करो तो क्या हो जाएगा, तो जो सेंटर ऑफ मास है वो हो जाएगा 5,4। देखो 5 यहाँ है और क्या नाम है 4 हम मान के चलते हैं यहाँ है। क्योंकि अगर ये इतना ये 5 हो गया है तो हमने मान के चलते हैं कि यहाँ है, तो मान के चलते हैं कि है ना यहाँ कहीं 5 अपने हिसाब से हम मान के चलते हैं कि यहाँ आ गया है। तो ये सेंटर ऑफ मास C पॉइंट है, इसका पता है कोऑर्डिनेट क्या है 5,4। अगर इसी को तुम 5,4 को पोजीशन वेक्टर में लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, बहुत सिंपल सा तरीका है। RCM किस में वेक्टर के फॉर्म में 5i प्लस 4j। कितना आसान रहा, बहुत सिंपल सा रहा, कोई कठिन कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी सेम टू सेम वाई एक्सिस के भी कोई कोऑर्डिनेट दिए तो तुम वाई एक्सिस के निकाल लेते, कोई कठिन नहीं होता, बहुत आसान है। ये तो सिंपल सी कहानी थी, किसके लिए, सिर्फ 2 पार्टिकल्स के लिए। कितनी थी, सिर्फ 2 पार्टिकल्स की। अगर क्या हो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, मतलब ढेर सारे पार्टिकल्स में, तुम सब सेंटर ऑफ मास कैसे निकालो। कोई बड़ा तीर नहीं मारना, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सब आसान है, सब मज़ेदार है। देखो सिंपल से तुम्हें क्या करना, आखिरकार बेसिक तुम्हें याद रखना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास हम कैसे निकालते हैं। हमने मान के चला कि तुम्हारे पास ढेर सारे क्या हैं पॉइंट हैं, इसको M1 मान लिया, इसको M2 मान लिया, ये M3 हो गया है, ये M4 हो गया है, M5 M6
M7। ये मान लो तुम्हारे पास ढेर सारे ऐसे कंचे बिखरे हुए हैं, क्या हैं, मार्बल्स बिखरे हुए हैं। अब ये मान लो सिस्टम है। अब इसका हमें क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास निकालना। जैसे मान लो M1 जो है वो 1 kg का है, M2 जो है जो 2 kg का है, M3 है जो 3 kg का है, M4 है वो 5 kg का है, M4 4 kg का है, M5 5 kg का है, M6 6 kg का है, M7 7 kg का है। बहुत सिंपल सी कहानी, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस, कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है। अब तुम कहोगे कि सेंटर ऑफ मास निकलेगा, या फिर अगर हम तुमसे पूछें कि ये ऑब्जेक्ट के लिए कुछ ना कुछ तो रेफरेंस लेना पड़ेगा कि नहीं, तो हमने मान के चल रहा कि ये रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट लो कि मतलब एक एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस हो गई, एक एक्सिस हो गई है। अगर मान लो कुछ इन चारों पॉइंट में, अगर इस सातों पॉइंट में कुछ ना कुछ अगर हाइट का डिफरेंस है, जैसे अगर एक यहाँ चीज़ रखी, एक यहाँ रखी है, तो वाई एक्सिस भी आ गई। लेकिन यहाँ हम सिर्फ 2 एक्सिस में समझेंगे, तो तीसरे एक्सिस में अपने आप समझ में आ जाता है। एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस, कितनी है, वाई एक्सिस है। वेक्टर का सिंपल सा फंडा समझ गए हो। यहाँ से लेके यहाँ तक जो पोजीशन ए ओ पॉइंट है, यहाँ से लेके R5 हो जाएगा वेक्टर, यहाँ से लेके यहाँ तक वेक्टर R7 हो जाएगा, ये वेक्टर हो जाएगा R6 वेक्टर, ये वेक्टर हो जाएगा R4 वेक्टर, ये वेक्टर हो जाएगा R3 वेक्टर, ये वेक्टर क्या हो जाएगा R1 वेक्टर, और ये हो जाएगा R2 वेक्टर। तो मैं ज़्यादा बिल्कुल ही परेशान हूँ ना, बहुत आसान है, बहुत मज़ेदार है। देखो कितने प्यार से बताते हैं। अगर हम तुमसे पूछें कि इस सिस्टम का टोटल मास कितना है, देखो ये जो R1 R2 है, R1 चाहे R2, ये सब पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर मतलब कि आखिर का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। बहुत सिंपल से, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। वेक्टर जब मैंने समझाया था बहुत डिटेल में समझाया था। तो अगर ये मान के चलो कि मतलब ये ऐसा हम घेर का रे में से रख लेते हैं, तो हमने क्या लिया, ये पोजीशन वेक्टर है, मतलब सिस्टम है। R1 R2 मतलब n तक जाएगा। टोटल मास क्या है, M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7, इसको हमने M से रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब सम ऑफ ऑल मास, इसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें क्या निकालना है, RCM, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास, मतलब जहाँ भी सेंटर ऑफ मास आएगा उसका हमें पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो हम मान के क्या चल रहे हैं कि आखिरकार इसका पोजीशन वेक्टर हमने बोल दिया कि इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ रहा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वेक्टर होगा ना, उसी को हम बोलेंगे RCM, पोजीशन वेक्टर। कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। तो RCM कैसे लिखोगे, RCM M1 R1 M2 R2 M3 R3 डॉट 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 प्लस M7 R7 वेक्टर, और नीचे क्या होता है, टोटल मास, जैसे हम बोल देते हैं M, या फिर इसी को बोल देते हैं M1 M2 डॉट 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 M7। इतनी सी बात है। कहीं कहीं तुमने एक डरावनी सी चीज़ देखी होगी, बहुत भयंकर वाली। क्या देखी होगी, भयंकर वाली चीज़, कि RCM ये वेक्टर है, समेशन I1 इक्वल से लेके n तक MI RI, और नीचे समेशन I इक्वल टू 1 और n और MI। ये देखने में काफ़ी डरावना लगता है। पहली बात क्यों लगता है, 11th क्लास स्टैंडर्ड होता है, कई लोग ICSE आते हैं, कई लोग CBSE से आते हैं, लेकिन हर कोई इससे परिचित नहीं होता है, हर कोई इससे अपरिचित है। पहली बात
यहाँ वेक्टर की बात हो रही है, तो डर का लेवल ए रहा। और दूसरी बात, ये कुछ अलग ही प्रजाति का व्यक्ति उपस्थित हो गया है। क्या हो गया? अलग ही प्रजाति का व्यक्ति उपस्थित हो गया है, तो अपना डर और हाई लेवल पहुंच गया है। तो अपन जैसे ही इसको देखते हैं तो अपन कहते हैं इसको तो अपन को छोड़ देना, अपन इसको पढ़ेंगे नहीं। लेकिन नहीं, कोई बड़ी कठिन नहीं है। मैंने तुम्हें इसके बारे में तो समझा दिया है, अब इसकी कहानी तुम्हें समझानी है। देखो, अगर कहीं ऐसा लिखा हो I1 से और ऊपर लिखा है 7 और लिखा है MIRI, तो इसका मतलब ये है कि I की वैल्यू 1 से लेके 7 तक रखते जाओ। तो इसको पता मैं कैसे लिखूँगा? M1 R1 ये वेक्टर है, ध्यान रखना है। M2 R2, M3 R3, M4 R4, M5 R5, M6 R6 और M7 R7। देखो, और इतनी सी अभी तो हमने क्या पढ़ी है? इन दो चीज़ों की कहानी समझी है। देखो, इसकी कहानी होती है, इसका मतलब होता है समेशन। क्या होता है? समेशन। इसका मतलब है कि R1 से जाओ और R1 से स्टार्ट करो और 7 तक ले जाओ और सबका सम कर दो। जैसे मान के चलते हैं कि अगर मैं इसको लिखता हूँ, इसका पूरा पता, अगर इसकी वैल्यू हम मान के चलते हैं, मान लेते हैं इसकी वैल्यू आती है 1, इसकी वैल्यू आती है 2, इसकी वैल्यू आती है 3, इसकी वैल्यू आती है 4, इसकी वैल्यू आती है 5, इसकी वैल्यू आती है 6 और इसकी वैल्यू आती है 7। तो इसमें पता है RI1 से लेके 7 MIRI, इसका पता आंसर क्या होगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। तो ये होगा इसका आंसर। देखो बहुत सिंपल से ऐड कर लेते हैं। जैसे n + 1/2 7 नंबर है, 7 × 8/2, तो 4 28 आ जाएगा इसका सम। मतलब इसकी जो वैल्यू आंसर आ रहा है उसका आंसर है 28। इस तरीके से इसको समझना है। अभी हमने सिंपल सा वेक्टर के फॉर्म में पढ़ा है। अगर इसी को तुम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में पढ़ना चाहते तो काफ़ी आसान। देखो, कार्टेशियन से हम लोग काफ़ी अच्छे से परिचित हैं, क्योंकि बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। जैसे देखो, अब 3 एक्सेस होती हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। मतलब इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास, इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास, इसके अबाउट सेंटर। देखो, एक्सियम का भी मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि M1 x1 + M2 x2 ... मतलब Mn xn। मतलब कुछ घबराने वाली बात नहीं। डिनोमिनेटर हमेशा लिखते हैं टोटल मास ऑफ द सिस्टम ... Mn। कोई बड़ा तीर नहीं मारा, कोई बड़ी परेशानी नहीं है। अब देखो, इन सब में हम क्या कर रहे हैं? सम कर रहे हैं। किसका प्रोडक्ट कर रहे हैं? सम। और किसका कर रहे हैं? mx का अपॉन टोटल m। अगर हम YCM में देखना चाहें तो वही सेम टू सेम कंडीशन, M1 y1 M2 y2 ... Mn yn अपॉन M1 M2 ... Mn। तो इसको लिखेंगे तो इसको लिखेंगे My/m। सेम टू सेम अगर तुम ZCM के अबाउट देखते हो तो M1 Z1 M2 Z2 ... Mn Zn अपॉन M1 + M2 + ... Mn। कुछ बड़ी कंडीशन नहीं, कोई बड़ी समस्या नहीं है, हमने सिंपल सा लिख लिया है। एक सिंपल सा हम क्वेश्चन लेते हैं ताकि तुम्हें बहुत कुछ क्लियर हो जाए, दिमाग में आखिरकार सेंटर ऑफ मास हम लोग कैसे क्या पढ़ रहे हैं। देखो, क्वेश्चन तो बहुत ढेर सारे हैं कि पोजीशन वेक्टर। ज़्यादा परेशान बिल्कुल नहीं होना। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि मान लो 3 मासेस हैं, मतलब 3 ऑब्जेक्ट हैं। एक ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट और तीसरा ऑब्जेक्ट। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर।
इन दोनों के बीच की दूरी है 1 मीटर और इन दोनों के बीच की दूरी है 1 मीटर। मतलब ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। बहुत सिंपल सा, कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो तुम्हें कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। कन्फर्म। देखो इसका हम मान के चलते हैं कि इसका मास कितना है, इसका मास है 5 kg। और इसका जो मास मानते हैं उसका मास मान लिया हमने 3 kg, इसका मान लिया हमने 4 kg। अब देखो सेंटर ऑफ मास है, एक प्रकार का पॉइंट निकालना है, सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। मतलब तुम्हारे पास ये सिस्टम है, इसका हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। जब भी सेंटर ऑफ मास की बात होती है तो मतलब पॉइंट आएगा, पॉइंट मतलब कोई ना कोई किसी न किसी के रेफरेंस में आएगा। तो हमें सबसे पहले डिसाइड करना है कि अगर हम क्या लें, कि कहाँ हम रेफरेंस पॉइंट लें। तुम रेफरेंस पॉइंट लेने के लिए फ्री हो, तुम रेफरेंस पॉइंट यहाँ भी ले सकते हो, मतलब ओरिजिन पे यहाँ भी ले सकते हो, 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 कहीं भी ले सकते हो, कहीं ले सकते हो। लेकिन कैलकुलेशन आसान करने के लिए जनरली ये लिया जाता है कि किसी भी तुम एक पे क्या मान लो, ओरिजिन। जैसे मान लो हमने इस पे ओरिजिन मान लिया है, इसको मान लिया, तो यहाँ से एक्स एक्सेस आ जाएगी और इससे आ जाएगी वाई एक्सेस। कन्फर्म। कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। जो आगे आके देख रहा, हर तुम्हारे दिमाग में जितने डाउट्स हैं सब क्लियर करते जाऊँगा। ये रहा, इसको रेफरेंस मान लिया है। अब कोऑर्डिनेट की बात हो रही तो मतलब इसके कोई ना कोई कोऑर्डिनेट रखोगे। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है? 1 मीटर, तो इसका नाम रख देंगे 1,0। कन्फर्म। आखिरकार ये यहाँ से कितना दूरी है वो अभी हमें पता नहीं, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है 1 मीटर, ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। तो हम सिंपल सा निकालेंगे, कैसे निकाल सकते हैं इसको। हम ऐसे करेंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मीडियन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हो जाएगी 0.5 मीटर। और हमें ए भी पता है और ए भी पता चल गया। अब इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या तुम? जैसे देखो पाइथागोरस थ्योरम भी यूज़ कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री भी तुम यूज़ कर सकते हो। 1 मीटर, 0.5 मीटर, इसकी तुम्हें दूरी सिंपल सी तुम्हें निकालना है। तो अगर जैसे देखते हैं तो देखो 1 इक्वल टू हो जाएगा 0.5 को मैं जनरली लिखता हूँ 1/2, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। 1/2 का स्क्वायर, इसको बोल देता हूँ मैं x प्लस x²। तो 1 इक्वल टू 1/4 प्लस x²। तो x² इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1/4, 3/4, मतलब x² इक्वल टू 3/4। और इसको अगर हम देखते हैं तो क्या, x इक्वल टू √3/2। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो क्या है पॉइंट आ रहा है, उसकी दूरी कितनी है? यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई है √3/2, यहाँ से लेके यहाँ तक की। अगर हम मैं इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखने को जाऊँ तो देखो इतनी कितनी है 0.5, और वाई एक्सिस में कितनी है, वो है √3/2। इसका मतलब है कि इस वाले मास के कोऑर्डिनेट हैं 0.5, √3/2। कितना आसान है, कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। और जो आखिरी जो बचा है ओरिजिन पे, इसका 0,0 कोऑर्डिनेट है। क्या समझ गए हो? इतनी सी बात तुम लोग बहुत आसानी से समझ गए होंगे। देखो तो अब हम देखते हैं कि एक्सियम कैसे निकालोगे? m1 x1 m2 x2 m3 x3 अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। देखो m1 कितना है, हमने माना 3, x1 की वैल्यू कितनी है 0 प्लस m2 कितना है 4, x2 की वैल्यू कितनी है 4, x2 की वैल्यू है 1। अब आ जाओ किस पे, इस पॉइंट पे। किस पे आ गया? इस पॉइंट पे। वैल्यू m3 की वैल्यू 5, पॉइंट कितना है 0.5 अपॉन 3 प्लस 4 प्लस 5 9 12 kg। जो तुम पूरा सॉल्व करोगे, क्या करोगे, इसको जो तुम सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा कितना 0.54 मीटर।
अगर सेम टू सेम अगर हम किसका निकालें, बाई सेम निकालते हैं, तो बाई सेम क्या, M1 Y1, M2 Y2, M3 Y3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। नीचे का तो वैल्यू सेम रहती है, 12 रहेगा। देखो M1 कितना है 3, Y1 की वैल्यू कितनी है 0, M2 आ जाओ 4, Y2 की वैल्यू 0 प्लस, अब आ जाओ कहाँ, इस पॉइंट पे M3 कितनी है 5, और क्या बोलते हैं इसकी वैल्यू कितनी है y की √3/2। तो तुम पूरा सॉल्व करके जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू तुम्हें देखने को मिलेगी, वो आएगी 0.36। इसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं 0.54, 0.36। ये रहे RCM की वैल्यू, मतलब सेंटर ऑफ मास ये रहे। जैसे देखो अगर तुम ये देखते हो कि यहाँ से अबाउट ये 5.54 हो जाएगा, और इसके नीचे मतलब कुछ यहाँ कहीं एक वैल्यू तुम्हें देखने को मिलेगी। मतलब इस पॉइंट का हमने क्या रख दिया नाम 0.54, 0.36। ये रहा इसका सेंटर ऑफ मास, ये रहा इसका सेंटर ऑफ मास, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेंटर ऑफ मास रहा। कोई दिमाग में ये सेट ना कर लेना कि नहीं इसी के अबाउट यहीं आएगा। देखो मैंने जनरल बनाया, मतलब ये रहा तुम्हारा, ये रहे पॉइंट, ये सेंटर ऑफ मास है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड सर्कल में कम से कम 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे अच्छा टॉपिक बताऊंगा, इससे अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बहुत सारा काम करने को ना, पूरा तुम्हारा 11th क्लास में कवर करूंगा। तो वीडियो देखते रहें और शेयर करते रहें, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें।